अभी भी एक वॉर का सिचुएशन है ना, ऑनेस्टली मुझे बताइए, कोई है जो इस वॉर को रोक सकता है तो वो है पुतिन, दूसरा कोई नहीं है। हमारी मीडिया चाहे जितना भी म्यूजिक बजा ले, मोदी जी के हाथ में नहीं है कि वो वॉर रोक देंगे। इस वॉर को अगर कोई रोक सकता है तो वो पुतिन है। लेकिन पावरफुल लोग कहते हैं ना कि ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी के अगर ग्रेट पावर हाथ में आए तो इसका डेंजर रहता है कि वो ह्यूमैनिटी के ऊपर एक बड़ा खतरा बन जाए। अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज द बिगेस्ट इशू। If this government is not able to provide the job, there must be accountability. And who will decide the accountability? The citizen of Manipur will decide the accountability. It is the responsibility of people of Manipur to fix the accountability of the failure of this government. So, on second thing, you must decide, you must interact, you must talk to the people, you must go to your booth, you must talk to your local people, local friends, relatives. And the first question you have asked is, what has inspired me? First of all, you can see what is happening in Manipur. Congress, CPI, CPM, Forward Bloc, RSP, we all are in same alliance. So you can understand it easily here. This question is quite difficult in other part of the country. But it is very easy to understand here. हम लोग यहां मणिपुर में किससे लड़ रहे हैं? हम लोग मणिपुर में माफिया से लड़ रहे हैं, जिसका काम है मणिपुर के पावर को ग्रैब करना और मणिपुर से सिर्फ मनी निकालना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? वो क्या कर रहे हैं? वो इलेक्शन को क्या बना दिए हैं? इलेक्शन को वो पूरी तरह से मनी का गेम बना दिए हैं। अगर इलेक्शन पूरी तरीके से मनी का गेम हो जाएगा और वो एक डोमिनेंट कल्चर होगा, वो एक हेजेमोनिक फोर्स होगा, तो मजबूरी में सारी पॉलिटिकल पार्टी को भी क्या करना पड़ेगा? उसी रास्ते पे चलेंगे। तो फिर फंडामेंटल राइट कैसे प्रोटेक्ट होगा? लोगों के जो प्रॉब्लम हैं वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स कैसे बनेगा? इसीलिए मुझे एक ही चीज इंस्पायर करती है, जिसकी वजह से आज मैं आईएनसी में हूं। और मैं आपको याद दिला दूं, ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट भी ऐसा ही सिचुएशन था कि सारे तरह के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग जो इस देश से प्यार करते थे वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। और अभी कॉन्टेक्स्ट है, मैं आपको बता देता हूं। नेताजी के साथ गांधी जी की एक फंडामेंटल बहस हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस फेवर में थे कि हिटलर से हेल्प लेना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि हिटलर जो है वो ब्रिटिशर्स से भी ज्यादा खतरनाक है। और 1945 में हमने क्या देखा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करोड़ों लोगों ने उनकी जान चली गई। और गांधी हिटलर को चिट्ठी लिखे और गांधी ने कहा कि प्लीज स्टॉप द वॉर, यू कैन ओनली स्टॉप द वॉर। अभी भी एक वॉर का सिचुएशन है ना, ऑनेस्टली मुझे बताइए, कोई है जो इस वॉर को रोक सकता है तो वो है पुतिन, दूसरा कोई नहीं है। हमारी मीडिया चाहे जितना भी म्यूजिक बजा ले, मोदी जी के हाथ में नहीं है कि वो वॉर रोक देंगे। इस वॉर को अगर कोई रोक सकता है तो वो पुतिन है। लेकिन पावरफुल लोग कहते हैं ना कि ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी के अगर ग्रेट पावर हाथ में आए तो इसका डेंजर रहता है कि वो ह्यूमैनिटी के ऊपर एक बड़ा खतरा बन जाए। तो जो लोग ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, जो लोग इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, जो इस कंट्री से प्यार करते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने के बावजूद सब एक ही पार्टी के जो है पार्ट थे। क्योंकि फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि देश अगर बचेगा तो फिर देख लेंगे कि कौन क्या बनेगा, पहले उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और इसीलिए मुझे जो एक चीज सबसे ज्यादा कांग्रेस के बारे में इंस्पायर करती है कि कांग्रेस जो है
वो ना बिल्कुल पानी की तरह है, पानी की तरह होता है। इसमें आप जिस तरह के लोग लाएंगे, इसका स्वरूप, रूप और रंग वैसा होगा। आप मुझे बताइए, वैसे तो कांग्रेस को जो है एओ ह्यूम ने एस्टेब्लिश किया, ये एओ ह्यूम की पार्टी है क्या? आज ये हमारी और आपकी पार्टी है। और आप उस पूरे के पूरे जर्नी को देखिए। एओ ह्यूम के बाद दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिर गांधी, नेहरू के बाद पोस्ट फ्रीडम। और हमने क्या देखा कि कांग्रेस जब भी कमजोर होती है, इस देश के अंदर जो फंडामेंटल चीज है डेमोक्रेसी, उसके ऊपर एक अटैक बढ़ता है। क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो मल्टीकल्चरलिज्म में बिलीव करती है, जो सेकुलर अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करती है। और सबसे फंडामेंटल चीज क्या है कि जो पार्टी देश को आजादी दिलाई है ना, वही समझती है कि आजादी का क्या महत्व होता है, फ्रीडम का क्या महत्व होता है। और नेहरू जी जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम में बिलीव करते थे। अपने अपोजिशन को पकड़ पकड़ के जेल में नहीं डाल दिए थे। अपने अपोजिशन को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिए होते तो वह भी पुतिन हो जाते, या वो भी शी जिनपिंग हो जाते, जो आज का हमारा रिजीम करने का कोशिश कर रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, लीडर जो है ना वो लार्जर देन लाइफ बनता जा रहा है, और वो लोगों के फंडामेंटल राइट को कंट्रोल करके डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और कांग्रेस में वो कैपेबिलिटी है कि वो सोसाइटी के सभी लोगों को मोदी जी की तरह झूठा नहीं, सबका साथ, एक्चुअली सबका साथ लेकर के सबका विकास और जो है लोगों का वो विश्वास हासिल कर सकती है कि अगर कांग्रेस रहेगी ना तो लोग मंदिर भी जा सकते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं, चर्च भी जा सकते हैं, गुरुद्वारा भी जा सकते हैं। और जिसको कहीं नहीं जाने का मन है ना, तो आराम से घर में बैठ करके नेटफ्लिक्स भी देख सकता है। ये जो बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है, स्टेट और सिटीजन का जो रिलेशन है, उसको समझने वाली पार्टी है ये। और ये सबको साथ लेकर के चल सकती है। इसीलिए तो जो हमारा है अलायंस है, उसमें सीपीआई भी है, सीपीएम भी है, कांग्रेस भी है, और ये प्रोग्रेसिव और सेकुलर अलायंस है। यही चीज हमको इंस्पायर करती। देखिए, मेरे ख्याल से कुछ कुछ चीजों में ना हम बड़ी फंडामेंटल गलती करते हैं। जैसे कि अंडा पहले आया कि मुर्गी? नहीं है? आप इस पे बहस करते रह सकते हैं। हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि बिना रिफॉर्म का कोई रेवोल्यूशन नहीं होता है। विदाउट रिफॉर्म कोई रेवोल्यूशन नहीं होता है। अगर आपने इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछा है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के प्रोसेस को ही देख लीजिए। ब्रिटिशर्स ने जो रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे, उस रेगुलेटिंग एक्ट में जो नियम बनाए गए थे, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में। एक दिन में कुछ नहीं बदलता है। हम ऐसे ही थोड़ी मां के पेट से आए थे, नहीं, उसका एक प्रोसेस होता है ना। उस प्रोसेस में हमको यह समझना पड़ेगा कि रिफॉर्म को लेकर के बहुत रिजेक्शनिस्ट होने की जरूरत नहीं है। नहीं, दिस इज द रिफॉर्मिस्ट आइडिया। कोई भी रेवोल्यूशन जो है ना, रिफॉर्म के प्रोसेस से गुजर के ही होगा। और इंडियन पॉलिटिक्स में आज अगर ये क्वेश्चन इमर्ज करने लगा है, तभी तो अब जो लोग सेंसिबल हैं और जो लोग चेंज के सपोर्टर होते हैं, इन योर वर्ड्स जो रेवोल्यूशनरी होते हैं, वो इस बात को पकड़ने लगते हैं। तो ये उसी प्रोसेस का हिस्सा है ना। अगर सोसाइटी में 55% रिप्रेजेंटेशन यूथ का है, तो आप देखते जाइए, इन कमिंग डेज इट विल चेंज द पॉलिटिक्स ऑल्सो। अब जो है पहले की तरह क्रिकेट हो सकता है? आज गवास्कर और कपिल देव हो सकते हैं? इम्पॉसिबल। आज आप सारे क्रिकेटर को देखिए, उनका एज देखिए, उनका परफॉर्मेंस देखिए। बहुत अच्छा बैट्समैन भी अगर अच्छा फील्डर नहीं होगा ना, वो टीम में नहीं हो सकता है। आज देखिए कि मीडिया का काम कैसे बदल गया है।
आज देखिए क्रिकेट कैसे बदल गया है, सिनेमा कैसे बदल गया है। तो पॉलिटिक्स को भी बदलना होगा, लेकिन उस प्रोसेस में हमको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम नदी के किनारे बैठ जाएं और ये कहते रहें कि देखो डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है। वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए यूथ ऑफ दिस कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंप्लीमेंट इन आवर लाइफ, और इसमें इस डायकोटोमी में नहीं फंसना है, इस बाइनरी में नहीं फंसना है कि ये रिफॉर्मिज्म है कि रेवोल्यूशन है, इसमें नहीं फंसना है। इट इज द जर्नी, इट इज द प्रोसेस, कि हम बच्चे थे तभी जवान हुए और जवान हुए तो बूढ़े होंगे। इट इज द प्रोसेस। इट इज लाइक कि आप चूल्हे पे, गैस चूल्हे पे जो डालते हैं लाइक बर्तन और पानी, तो तुरंत थोड़ी गर्म हो जाता है, लेकिन आप जो ही गैस ऑन किए हैं वो तब से ही गर्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन फंडामेंटली आपको कब पता चलता है कि गर्म हो गया है? जब उससे स्टीम निकलने लगता है। तो ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में हम लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और रिफॉर्म के थ्रू ही रेवोल्यूशन को हम लोग जाते हैं। इट इज लाइक क्वांटिटेटिव टू क्वालिटेटिव चेंज, कि अमाउंट जब आएगा ना, जब बहुत सारे लोग आएंगे, बड़ी संख्या में यूथ आएंगे, तो वही पॉलिटिक्स को बदले में भी, और यही होता भी है। जैसे आप और हम आज अपने इस एज में हैं, तो आज जो लोग जिनको हम समझते हैं कि बूढ़े हो गए हैं, वो भी किसी जमाने में यूथ थे और उस समय में ये यही बात कर रहे होते थे। सो इट इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। जस्ट हमको इससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, कंसिस्टेंसी के साथ हमको ये काम करते रहना है। थैंक यू।